गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडिया के पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद उसके क्या रिजल्ट निकले, क्या परिणाम निकले, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1947 में हुए विभाजन के परिणाम था लोगों का स्थानांतरण, यानी कि माइग्रेशन, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ये स्थानांतरण आकस्मिक था और अनियोजित, अनप्लान्ड और काफ़ी त्रासदियों से भरा, दुख से भरा, कष्ट से भरा हुआ। धर्म के नाम पर दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक हिंसा के अखाड़े बन गए थे। इन जगह पर बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हुई। जिन इलाकों में हिंदू तथा सिख अधिक मात्रा में रहते थे, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना ही छोड़ दिया, और जिन इलाकों में मुसलमान अधिक रहते थे वहाँ हिंदू तथा सिख लोग नहीं जाते थे, क्योंकि एक समुदाय के लोगों का दूसरे समुदाय के लोगों पर भरोसा बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। रातों रात लोग बड़ी संख्या में अपना घर बार छोड़कर पैदल ही भाग गए। रास्ते में कई लोगों की हत्या हुई और औरतों का अपहरण किया गया। अपहरणकर्ताओं ने जबरदस्ती शादियां करी और उनका धर्म परिवर्तन करवाया। कई लोगों ने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर अपनी ही बहू बेटियों को जान से मार डाला। बहुत बच्चे अनाथ हो गए और भगदड़ में अपने माँ बाप से भी बिछड़ गए, अपने परिवारजन से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में कामयाब भी हुए, वह भी महीनों और कभी कभी तो वर्षों तक शरणार्थी शिविरों में जिंदगी बिताते रहे। तो बच्चों, आपने देखा होगा कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो अगर सीमा पार करने में भी सफल भी हुए, तब भी वो कई महीनों तक शरणार्थी शिविरों में शरणार्थियों की तरह ही जिंदगी बिताते रहे। विभाजन की त्रासदी को फिल्मों, नाटकों, कविताओं और उपन्यासों में भी दर्शाया गया है। जिन लोगों ने विभाजन की विपत्ति को झेला था, उनके लिए बंटवारे का अर्थ था दिल के दो टुकड़े हो जाना। हमने बहुत सी ऐसी मूवी देखी हैं जिन मूवियों में गदर है, और भी आपने बहुत सी मूवियाँ देखी होंगी जिनमें हमने विभाजन की त्रासदियों को देखा। उस समय लोगों को जो त्रासदी या कठिनाइयाँ, परेशानियाँ झेलना पड़ा, जो हिंसा के शिकार हुए, उनको फिल्मों में दर्शाया गया है। वित्तीय संपदा के बंटवारे के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों का भी विभाजन हुआ। जिस भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, सीमाओं, जमीन के बंटवारे के साथ साथ सरकारी संपत्ति जैसे टेबल है, कुर्सी है, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों के साथ साथ सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी विभाजन हुआ। रेलवे का, बस का भी विभाजन हुआ। विभाजन के बाद दूसरी समस्या ये थी कि कांग्रेस पार्टी तथा भारतीय नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग की देन थी। उनका मानना था, द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत उनका ये मानना ये था कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का देश नहीं है, ये दो कौमों का देश है, इसलिए ये भी इसका विभाजन होगा तो दो देशों में होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पर भारत के नेताओं का इसमें बिल्कुल भरोसा नहीं था। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, तो क्या विभाजन के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? भारत के कई संगठन चाहते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, जिस तरह से पाकिस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। 1951 में भारत की जनसंख्या में 12% आबादी मुसलमानों की थी। विभाजन के बाद भी, विभाजन के समय भी सारे मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम लोग भारत छोड़ के नहीं गए थे। जिन्होंने भारत को ही अपना घर मान लिया, वो यहीं रहे। तो 1951 में की जनसंख्या में 12% आबादी मुसलमानों की थी। इसके अलावा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी लोग भी रहते थे। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों के साथ अन्याय तो होता ही होता है। इसके साथ साथ वह मुसलमान जो भारत को ही अपना देश समझकर यहीं रह गए, उनके साथ भी बड़ा अन्याय होता। भारतीय कुछ संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसके बावजूद सरकार का यही फैसला रहा कि भारत धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चलेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा और यहाँ रहने वाले सभी धर्मावलंबियों को समानता दी जाएगी, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। रजवाड़ों का विलय, रजवाड़ों की एक समस्या अलग ही थी। ब्रिटिश इंडिया में दो भाग थे, जिसे हम प्रोविंसेस कहते थे। उन इलाकों पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था, और जो प्रिंसली स्टेट थे, जिन्हें हम रजवाड़े कहते थे, वहाँ पर राजाओं का शासन था, और ये राजा ब्रिटिश प्रभुत्व के अंदर रहकर शासन करते थे। यानी कि ब्रिटिश इंडिया में दो भाग थे। एक भाग ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरा भाग देसी रजवाड़ों का। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, उनका डायरेक्ट रूल था वहाँ पर। वहीं छोटे बड़े आकार के 565 राज्य थे, जिन्हें रजवाड़े भी कहते हैं हम।
इन 565 रजवाड़ों में राजाओं का शासन था। ये राजा अंग्रेज सरकार के अधीन रहकर राज्य करते थे और अपने घरेलू कामकाज जो घरेलू शासन है उनका शासन करते थे। इन रजवाड़ों में राजाओं का शासन था तथा वह ब्रिटिश राज के सर्वोच्च सत्ता के अंतर्गत घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। यानी कि आपने देखा कि भारत में कुछ प्रांत ऐसे थे जहाँ पे अंग्रेज सरकार का सीधा नियंत्रण था और कुछ प्रांत ऐसे थे जिन्हें प्रिंसली स्टेट कहते हैं, वहाँ पर राजाओं का शासन था, भारतीय राजाओं का शासन था। उसमें कुछ मुसलमान राजा भी थे, कुछ हिंदू राजा भी थे, पर ये अंग्रेज सरकार के अधीन रहकर शासन किया करते थे। लगभग भारतीय भूभाग का 1/3 हिस्सा 1/3 भाग रजवाड़ों के अंतर्गत था और 2/3 पोर्शन जो भारत का था वहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था, वो प्रिंसली स्टेट के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 4 भारतीय में से एक किसी न किसी रजवाड़े यानी कि राजा की प्रजा थी। समस्या क्या थी? आज़ादी प्राप्ति के चंद दिन पहले ही अंग्रेजी शासन द्वारा ये घोषणा कर दी गई कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ही ये रजवाड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही भारत को आज़ाद किया जाएगा, भारत को आज़ाद करते ही प्रोविंसेस तो आज़ाद हो ही जाएंगे, उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स भी आज़ाद हो जाएंगे, यानी कि रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। और इन रजवाड़ों के राजाओं को अधिकार होगा कि वो चाहे तो अपने राज्य को भारत के साथ रखें, चाहे तो अपने राज्य को पाकिस्तान में मिलाएं या फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए भी रह सकते हैं, स्वतंत्र बन के भी रह सकते हैं। आज़ादी प्राप्ति के चंद दिन पहले ही अंग्रेज शासन द्वारा घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ही ये रजवाड़े भी स्वतंत्र हो जाएंगे, अर्थात ये रजवाड़े कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे तथा अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी कायम कर सकते हैं। यह फैसला लेने का अधिकार रजवाड़ों के राजाओं को दिया गया, प्रजा को नहीं। यानी कि राजाओं को यह अधिकार होगा कि वो अपने राज्य को कहाँ मिलवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलाना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये समस्या बहुत ही विकट थी और इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही एक खतरा था। ये अखंड भारत के अस्तित्व पर ही एक खतरा था। जल्दी इस समस्या ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी घोषणा कर दी कि वो अपने राज्य को स्वतंत्र रखेंगे। ना स्वतंत्र रखने का मतलब ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, अपने राज्य को स्वतंत्र रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे। भोपाल की नवाब विधानसभा में सम्मिलित ही नहीं होना चाहते थे। इस तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि हिंदुस्तान कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो जाएगा और अखंड भारत का सपना ही रह जाएगा। अखंड भारत का निर्माण और लोकतंत्र की समस्या कहीं सपना ही बनकर न रह जाए। ये एक बहुत ही विकराल समस्या थी। आपको मैप के जरिए दिखाती हूँ। ये विभाजन के पहले का भारत का मैप है और इसमें आपको 2 कलर के दिखाई दे रहे हैं। जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई दे रहे हैं वो इलाके हैं जहाँ पर ब्रिटिश राज था, यानी कि ये प्रोविंसेस थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था। और वो इलाका जो आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं वो रजवाड़ों का राज्य था, यहाँ राजाओं का शासन था और ये अंग्रेज शासन के अधीन रहकर काम करते थे, शासन करते थे, अपने घरेलू मामलों की देखरेख करते थे। इनमें से आपको मैप में कुछ बड़े राज्यों को दिखाया गया है। हैदराबाद है, मैसूर है, ऊपर राजपूताना है, बलूचिस्तान है, जम्मू कश्मीर है। इस बड़े राज्यों को दिखाया गया। ऐसे छोटे बड़े 565 रियासतें थीं और इनको ये अधिकार दे दिया गया था कि आज़ादी के बाद ये भी स्वतंत्र हैं और ये चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रह सकते हैं। अगर ये पाकिस्तान में शामिल होते तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी और अगर ये स्वतंत्र अस्तित्व के लिए कहते वो भी हमारे लिए एक अखंड भारत के निर्माण के लिए बहुत अधिक समस्या थी। अब आगे हमारे सामने चुनौती थी कि हाँ, इन राजाओं को मनाकर, समझाकर, बुझाकर इन राजाओं को जो है भारत में ही इनके जो इलाके थे इनके रजवाड़ों को भारत में ही सम्मिलित करवाया जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।